हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली बहन और जादुई दो झरनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौतेली बहन और जादुई दो झरनों की कहानी। कुंदापुरा गांव में खुशबू अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। खुशबू जब छोटी थी तब एक बीमारी के कारण खुशबू की माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। खुशबू की सौतेली माँ और बहन बहुत ही लालची और जालिम थी। वो खुशबू पर बहुत जुल्म उठाती थी। उसके पिता हर वक्त काम के सिलसिले में बाहर रहते। खुशबू एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में अपनी माँ की तरह थोड़ी सांवली थी। इस वजह से उसकी सौतेली बहन उसे हमेशा चिढ़ाती रहती। माँ देखो, ये मेरे साबुन से नहाकर आई है। तुम उस साबुन को उठाकर फेंक दो, वरना अगर मैं उस साबुन को यूज करूंगी तो मैं भी इसी की तरह कोयली बन जाऊंगी। काली कलोटी बैंगन लोटी। बेटी तू चिंता मत कर, कल से तेरा साबुन अलग और इस कलमुही का साबुन अलग होगा। माँ एक काम करो, कल से इसके लिए सब कुछ अलग अलग रख दो। मैं इसकी यूज की गई कोई भी चीज यूज नहीं करूंगी। ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा ही करूंगी। ये सुनकर खुशबू दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगर मैं सांवली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जब पिताजी घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि कैसे माँ और अलका मुझे सताते हैं। जब खुशबू ये बातें कर रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन सारी बातें सुन लेती हैं। पूरी कलमुही, तू हमारी शिकायत अपने पिता से करेगी। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। माँ चलो इसके बाल काटकर इसे गंजी बना देते हैं। इतना कहकर खुशबू की सौतेली माँ एक कैंची लेकर खुशबू के सारे बाल काटकर उसे गंजी बना देती है। ये देख दोनों हंसने लगते हैं। खुशबू रोते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। गांव के सारे लोग भी खुशबू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख खुशबू और दुखी होकर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी आसमान में उड़ती हुई रीना परी ये देख लेती है और खुशबू के पास आती है। तुम कौन हो और इस घने जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? सब मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं सांवली हूँ। मेरी सौतेली माँ और बहन भी मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरे सर के सारे बाल काट दिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं रहना मुझे इस दुनिया में जहाँ खूबसूरत लोगों को ही पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि रंग और रूप से। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या सच में परी तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर तुम्हें 2 झरने मिलेंगे। एक नीले रंग का झरना और एक गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग के झरने में अगर तुम एक बार डुबकी लगाओगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत बन जाओगी और साथ ही तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। नीले रंग के झरने में डुबकी लगाने से क्या होगा परी? नीले रंग के झरने में डुबकी लगाने से भी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी, लेकिन उसमें तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा। वहाँ तुम्हें बहुत ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे तुम्हें अपनी मंजिल खुद तय करनी है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। खुशबू उन 2 झरनों के पास चली जाती है जहाँ उसे नीले रंग का और एक गुलाबी रंग का झरना मिलता है। खुशबू पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे ज्ञान की जरूरत थी। मैं तो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए मैं नीले रंग के झरने में डुबकी लगाऊंगी, जिससे मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी मिले। कहकर खुशबू नीले रंग के पानी में डुबकी लगाती है।
वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है और उसे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। खुशबू झरने का शुक्रिया अदा करके वहाँ से गांव की ओर चल देती है। सारे गांव के लोग उसकी खूबसूरती देख चौंक जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसकी खूबसूरती का कारण पूछते हैं। खुशबू दोनों को सारी बात बता देती है। माँ, ये खुशबू तो बेवकूफ निकली। मैं उस गुलाबी रंग के झरने में जाकर डुबकी लगा कर आती हूँ, जिससे मुझे खूबसूरती के साथ साथ खजाना भी मिले और हम दोनों अमीर हो जाएंगे। हमें कौन सा ज्ञान लेकर ऑफिसर बनना है? रुक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों माँ बेटी मिलकर झरने के पास चली जाती हैं और गुलाबी रंग के पानी में अलका डुबकी लगाती है और अगले ही पल वो बदसूरत और गंजी बन जाती है और उसे खजाना भी नहीं मिलता। देखो ये क्या हो गया, मैं बदसूरत कैसे बन गई? मेरे सर के बाल भी गायब हो चुके हैं। तभी वहाँ रीना परी आ जाती है और कहती है, ये मेरे दो जादुई झरने हैं जो अच्छे लोगों को इनाम और बुरे लोगों को सजा देते हैं। तुम दोनों लालची हो, तुम्हारी यही सजा है। सुनकर दोनों माँ बेटी परी से माफी मांगने लगती हैं, लेकिन परी उन्हें माफ नहीं करती। तभी वहाँ खुशबू आ जाती है। प्लीज परी, इन दोनों को माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। खुशबू के मिन्नतें करने के बाद दोनों को माफ कर देती है और अलका को पहले जैसा बनाकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाते हैं और खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, सौतेली बहन और जादुई दो झरनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो घड़ों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो घड़े की कहानी। एक दिन सावित्री कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में 3 बुढ़िया रहती थी। उन तीनों की हालत बहुत खराब थी। ये देख सावित्री को तीनों पर बहुत दया आती है। अरे ये तीनों बुढ़िया तो बेचारी बहुत गरीब है। बुढ़ापे में कौन इनका ध्यान रखता होगा, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सावित्री घर जाकर इन तीनों के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। खाना कैसे लेकर जाऊं, मेरे पास तो कोई टिफिन भी नहीं है। सावित्री को अपने घर पर एक घड़ा दिखाई देता है। सावित्री सारा खाना उस घड़े के अंदर डालकर उन तीनों बुढ़ियों की झोपड़ी में पहुंच जाती है। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं आप तीनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आज से मैं रोज आप तीनों के लिए खाना लेकर आया करूँगी। इतना कहकर सावित्री उन तीनों को पेट भर खाना खिलाती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, तुम बहुत ही नेक और दयालु हो। कोई बात नहीं, एक दूसरे के काम आना, इसी को इंसानियत कहते हैं। अच्छा, ये घड़ा मैं वापस लेकर जा रही हूँ। कल फिर से आप तीनों के लिए खाना लेकर आऊंगी। सावित्री अपने घर लौट जाती है, लेकिन अगली सुबह सावित्री के घर में रखा घड़ा सोने में बदल जाता है। उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जेवरात थे। अरे ये कैसा चमत्कार है! ये घड़ा तो पूरी तरह सोने का बन गया है और इसके अंदर ढेर सारा खजाना भी है। इतना सारा खजाना पाकर सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ सावित्री की सहेली बरखा आ जाती है।
अरे सावित्री, तुम्हारे पास ये सोने का घड़ा कहाँ से आया? ये तो पूरी तरह खजाने से भरा हुआ है। सावित्री बरखा को पूरी बात सच सच बता देती है। सावित्री की बात सुनकर बरखा के मन में लालच आ जाता है। फिर अगले दिन सावित्री ढेर सारा खाना बनाकर उन तीनों बूढ़ियों की झोपड़ी में पहुंच जाती है और उन्हें पेट भर खाना खिलाकर वापस अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ बरखा सावित्री पर नजर रखकर ये सब देख लेती है। अब मैं भी एक घड़े में खाना लेकर जाऊंगी और उन तीनों बूढ़ियों को खिलाऊंगी। उसके बाद मेरा घड़ा भी सोने का बन जाएगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। फिर बरखा घर जाकर ढेर सारा खाना बनाकर एक घड़े के अंदर डालकर उन तीनों बूढ़ियों के पास ले जाती है। तुम कौन हो बेटी और यहाँ क्यों आई हो? आप तीनों की गरीबी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आप तीनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। चलिए जल्दी से आप तीनों ये खाना खा लीजिए। तीनों बुढ़िया समझ जाती हैं कि बरखा एक लालची लड़की है और वो यहाँ अपने मतलब के लिए आई है। बेटी, हम तीनों ने पेट भर खाना खा लिया है, अब हमें भूख नहीं है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, ये तीनों तो खाना खाने से इनकार कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे इन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ेगा, वरना मुझे सोने का मटका नहीं मिलेगा। उसके बाद बरखा उन तीनों को खाना खिलाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन तीनों बुढ़िया उसे साफ मना कर देती हैं। ये देख बरखा को बहुत गुस्सा आता है। लगता है तुम तीनों इस तरह नहीं मानोगी। बरखा उन तीनों को रस्सी से बांध देती है और जबरदस्ती उनके मुंह में खाना ठूसने लगती है। बरखा उन तीनों बुढ़ियों की पिटाई करके उन्हें जबरदस्ती सारा खाना खिला देती है। उसके बाद बरखा घड़ा लेकर वापस अपने घर चली जाती है। अब मैं जाकर सो जाती हूँ, सुबह मेरा घड़ा भी सोने का बनकर खजाने से भर जाएगा। लेकिन सुबह होते ही बरखा जैसे ही उस घड़े को देखती है, वो घड़ा पूरी तरह काला पड़ चुका था। अरे नहीं, ये घड़ा तो काला हो गया है। फिर बरखा जैसे ही उस घड़े के अंदर झांक कर देखती है कि तभी उसके अंदर से एक बड़ा सा सांप बाहर निकल कर आता है। वो सांप अपने मुंह से आग उगलने लगता है और देखते ही देखते बरखा के घर में आग लग जाती है। ये देख बरखा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सांप बरखा को काट लेता है और उसी वक्त बरखा एक बदसूरत बुढ़िया बन जाती है। उसके बाद बरखा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए उन तीनों बुढ़ियों के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो झोपड़ी और तीनों बुढ़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस तरह बरखा को उसके लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई दो घड़ों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करनी चाहिए। बरखा की तरह लालची और बुरी सोच रखने वाले लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। दूसरों पर अत्याचार करने की सजा एक दिन उन्हें जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।